चलिए एक बार फिर से आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। आज हम 12th क्लास का बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर दिगंत जो साहित्य है 12th क्लास का बिहार बोर्ड का उसका पहला चैप्टर बातचीत लेकर के आए हैं और बहुत ही कम टाइम में हम लोग देख पाएंगे, पूरे चैप्टर का सारांश देख पाएंगे। पहला पाठ हम दो पाठ पढ़ेंगे, एक लेखक परिचय और दूसरा उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पाठ है बातचीत। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है ना, ललित निबंध है। सबसे पहली बात ये आपको याद होना चाहिए कि बातचीत एक निबंध है और इस निबंध के लेखक जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट है। इस निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग एक बहुत बड़े रचनाकार रहे हैं भारतेंदु, उनके जमाने में ये बालकृष्ण भट्ट लिखा करते थे, इसलिए भारतेंदु युग इन कहलाए। इनका जन्म देखा जाए तो जन्म देख रहे हैं 23 जून 1844। जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट का। और इनकी मृत्यु जो है वो 20 जुलाई, देखिए यहाँ पे आप 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मम्मी का नाम पार्वती बाई था और इन पार्वती देवी था, है ना। इनकी मम्मी का नाम पार्वती देवी, आप याद रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की मम्मी का नाम है पार्वती बाई और इनकी मम्मी का नाम पार्वती देवी। पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए बालकृष्ण भट्ट और बेनी प्रसाद भट्ट ये दोनों चीज आपको मिल रही है ना। जन्म स्थान इसका कहाँ है? तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, निवास स्थान भी इलाहाबाद है और उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आइए इनकी शिक्षा को देख लें तो शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। इनकी शिक्षा की शुरुआत ही संस्कृत से हुआ है। हमारे संस्कार में, भारतीय संस्कार में शिक्षा का आरंभ संस्कृत से हुआ करता था और इनका भी आरंभ हुआ शिक्षा संस्कृत से। विशेष परिस्थिति को देखिए, विशेष परिस्थिति इनके साथ क्या हुआ? पिता के निधन के बाद, देखिए पिता के निधन, यानी बेनी प्रसाद भट्ट की मृत्यु हो गया। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट को अपनी पैतृक व्यापार, यानी जो पापा इनके काम करते थे वो पापा वाली काम इन्होंने शुरू कर दिया, खानदानी काम शुरू कर दिया और उसको संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना भी करना पड़ा। यानी उस काम को करते करते जो इनके पैतृक कार्य था, पैतृक व्यापार, उस काम को करते हुए भी इनको गृह कलह का सामना करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हुआ, उसके दरमियान भी इनको घर में बहुत ज़्यादा समस्या हुई। 1877 आप देख पा रहे हैं 1877 को, तो 1877 में हुआ क्या है? 1877 यहाँ पे 1877 में हिंदी प्रदीप, इसको विशेष याद रखिएगा आप, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हिंदी प्रदीप क्या था? मासिक पत्रिका। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। कब किया? तो याद रखिएगा 1877 में इन्होंने किया है। 1886 में भी एक क्या हुआ? इन्होंने लाला श्रीनिवास दास, एक रचनाकार हैं, एक लेखक हैं जिनका नाम है लाला श्रीनिवास दास, और उनका एक चैप्टर है, उनकी एक रचना है जिसका नाम है संयोगिता स्वयंवर। आप इसको भी याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास, स्वयं किसके? संयोगिता स्वयंवर के। और उनका इन्होंने आलोचना किया। बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किया और संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास की है। आइए इनकी रचना देख लिया जाए बाबलों को। तो यहाँ पे इनकी कृतियां कौन है, रचना कौन कौन है? उपन्यास में देखिए तो इनकी सबसे बेहतर उपन्यास जो रही है वो हमारा रहस्य कथा, क्या रहा? रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी, ये पूछता है नूतन ब्रह्मचारी बहुत बार पूछा जाता है किनकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उचित दक्षिणा, ये भी उपन्यास है। हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, ये इनकी प्रमुख उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट की। इनके अतिरिक्त इन्होंने नाटक भी लिखा है और इनके जो नाटक हैं, देखिए ये नाटक में इन्होंने लिखा है
पद्मावती। आप कड़बक पढ़े होंगे, कड़बक जब मलिक मोहम्मद जायसी की है, वो पद्मावत, वो महाकाव्य है पद्मावत, और यहाँ पद्मावती ये नाटक है। किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीय जो है, तो किराता अर्जुनीय ये भी इनकी नाटक है, बालकृष्ण भट्ट की। शिशुपालवध, दयावंती, दमयंती स्वयंवर, याद रखिएगा, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, मेघनाद वध, एक रोगी एक वैद। क्या विचित्र नाम है, एक रोगी एक वैद। और ये तो पूछता ही है रेल का विकट खेल, और रेल का विकट खेल के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इतना ही नहीं, बाल विवाह के भी रचनाकार क्या हैं? बालकृष्ण भट्ट। आइए अब हम देखते हैं कि बातचीत चैप्टर में क्या कहा गया है। देखिए, तो बातचीत के विषय में हम जानते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक से एक क्वेश्चन जो आपके दिखाई देंगे, ये सारी निचोड़ है, और ये निचोड़ में आपके वही चीज आपके लिखे गए हैं जो क्वेश्चन में ज्यादातर आते हैं आपके बोर्ड में। मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। क्या कर रहा है? यदि वाक शक्ति ना होता, मनुष्य में वाक शक्ति ना होता, तो इस गूंगी सृष्टि का, ये जो इतना बड़ा विशाल दुनिया है, इस दुनिया का क्या हाल होता आप कल्पना कर सकते हैं। यदि आवाज ही नहीं होता, मनुष्य बोलता ही नहीं, तो इस दुनिया की क्या हाल होता आप कल्पना कर सकते हैं। यानी वाक शक्ति, जो बोलने की शक्ति है, इसी से आज दुनिया में चहल पहल है। बातचीत के माध्यम से जो कुछ भी, यानी बातचीत एक माध्यम है, इस माध्यम से जो कुछ भी मवाद या धुआं होता है, मनुष्य के अंदर मवाद या धुआं, गुस्सा होता है, किसी से कला होती है, दुख तकलीफ जो होती है, उसको बातचीत के माध्यम से ही क्या होता है, मनुष्य बाहर निकालता है, अपने विचार प्रकट करता है, अपना गुस्सा प्रकट करता है। वो किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से। सारे अंदर की कचड़े को, सारे अंदर की भावना को, अच्छी भावना, बुरी भावना, सारी भावना को बातचीत के माध्यम से ही बाहर निकालता है। आइए, रॉबिन्सन क्रूसो, इसको आप याद रखिएगा। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष? 16 वर्ष के बाद, यानी ये 16 वर्ष तक कुत्ते और बिल्लियों की संगति में रहे। 16 वर्ष तक इनको मानव का मुख नसीब नहीं हुआ, और 16 वर्ष बाद एक चिंपैंजी जिसका नाम फ्राइडे है, उसके मुख से पहली बार इन्होंने बात सुना, और बात सुना तो लगा इनको ऐसा कि पहली बार ये मनुष्य का चोलापन है। वो आनंद आया जो जैसे दो प्रेमी यानी प्रेमी और प्रेमिका जो है, वो पत्राचार कर रहे हैं, पत्र से बातचीत कर रहे हैं, और कभी उन्होंने एक दूसरे का मुख नहीं देखा है, और एक दिन उन लोगों को मिलने का तारीख हो, यानी मिलने का समय आ जाए, तो उस समय में वो किस तरीके का बेताबी, और जैसे ही वो अपनी प्रेमिका का मुख देखते, वो सुख की अनुभूति होगी, जो रस, जो आनंद आएगा, वही आनंद रॉबिन्सन क्रूसो को आया जब उन्होंने फ्राइडे की बात सुनी। कितने साल बाद? 16 साल बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे की आवाज सुनी। अगली बात याद रखिएगा, जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। ये जो लाइन कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं। सभी लोग इनको बेन जॉनसन का स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन ये बालकृष्ण भट्ट का स्टेटमेंट है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। आप भी देखिए, कोई आदमी मुंह बंद करके रहता है, तो क्या आप उससे कैसे पहचान सकते हैं कि इसका विचार कैसा है, ये कैसा सोच रखता है? इसलिए उसके गुण और दोष, उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, बोलने के बाद ही पता चलेगा। आइए, अगला है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल, ये बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है, और बेन जॉनसन बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, उसके रूप, इसकी असली रूप, ये चेहरा नहीं, अंदर का वो उसका रूप जो है, अंदर की सोच जो है, वो बोलने से ही आता है। तो बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है क्या? बोलने से ही मनुष्य के रूप का। आप भी बोलिए, एक बार आप बोलिए, याद होगा आपको भी, क्या? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी असली रूप बाहर आता है बोलने से। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है,
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। और ये किनका कहना है? तो ये एडिशन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। क्योंकि दो से अधिक व्यक्ति होंगे, 3-4 व्यक्ति होंगे, तो उसके बीच राम रमोवल होगा। यानी कहने का राम रमोवल कहने का मतलब बेतुकी बातें होंगी, बात का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि देखते हैं जब दो व्यक्ति रहते हैं तो दिल खोल कर बात करते हैं, एक दूसरे का बात का प्रभाव एक दूसरे पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा आता है, बात काट लेते हैं या फिर वो उस मुद्दे से हट जाते हैं या सामने वाले का मजाक, हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं, सामने वाले को बेवकूफ कहने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच। यूरोप के लोगों में बात का हुनर जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किनके बीच होती है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप वासियों में होता है, यूरोप के लोगों में होता है बात करने का हुनर। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत, 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत में क्या होगा? सारगम्भिता होगा, यानी उसमें कोई ना कोई मीनिंग छुपा होगा, उसमें सार उसका मकसद होगा। अनुभव दिखेगा आपको, उसमें दूरदर्शिता दिखेगा, दूर का सोच रखेंगे, तत्काल हड़बड़ाएंगे नहीं, वो दूर का प्लान अभी से ही वो दूरदर्शिता होते हैं। यानी उनकी बात में बहुत दूर तक के अर्थ छिपा रहता है। किनके लोगों में? 25 से ऊपर वालों में। 25 वर्ष के नीचे वालों में बातचीत में सारगम्भिता, अनुभव तथा दूरदर्शिता का अभाव होता है। 25 वाले उतावलापन होते हैं, बहुत जल्दी अगर जो आप उनको दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, जल्दी से वो क्या करेंगे? कपड़ा खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे। इस तरीके का उनका सोच जो है दूर का नहीं होता है, क्षणिक सुख का सोच होता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पे देख रहे हैं कि 25 के नीचे का सोच क्या होता है। देखिए, मनोवृत्ति इस प्रपंचात्मक संसार का, मनोवृत्ति समझ रहे हैं? मानसिक सोच जो है एक बड़ा भारी आईना है। इस प्रपंचात्मक संसार का, इस पंचरूपी संसार का सबसे बड़ा आईना क्या है? मनोवृत्ति। इस मनोवृत्ति के नजरिए से ही हम सारे कुछ देख सकते हैं। अवाक का मतलब चुप रहकर, अवाक बातचीत जो है ना, चुप रह करके जो बातचीत होती है वो बात करने का सबसे उत्तम तरीका है। यानी कभी कभी आप देखे होंगे लाइफ में कि चुप रहना ही भलाई का पात्र बनते हैं, चुप रहने से ही आपका भला होता है कभी कभी। तो वो देखते होंगे कि ये इससे आपके दुश्मन तैयार नहीं होंगे, है ना, आपसे कुछ गलत नहीं निकलेगा। इसलिए कभी कभी अवाक जो है ना, अवाक बातचीत सबसे उत्तम तरीका माना गया। अवाक बातचीत के माध्यम से बड़े बड़े क्रोधाधिक शत्रु जो बहुत क्रोधित होते हैं, जिनके पास बहुत ताकत है, उनको भी हराया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, कहानी सुना होगा कि अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध, अंगुलीमाल डाकू को कैसे क्या बना दिया? उसको साधु, सीधा साधा संत बना दिया। यानी इतने क्रोध वाले को, इतने खूंखार को भी परास्त किया। किसके? तो अवाक बातचीत के माध्यम से। आगे एक बात नोट कीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यह बात नोट कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी के लेखक स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा। यानी रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कह दिया? तो एडिशन और स्टील कह दिया हिंदी साहित्य का। यानी अंग्रेजी में जो एडिशन और स्टील का वैल्यू रहा, उन्होंने बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट को ही रामचंद्र शुक्ल ने उनसे तुलना कर दिया। उम्मीद है कि ये शॉर्ट वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।